हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं सुनील गुप्ता जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से आप लोगों को कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जैसे अगर हम दूध को रख दें कुछ समय के लिए तो क्या परिवर्तन होता है। अगर आर्द्र वातावरण में लोहे की किसी वस्तु जैसे तसला, लोहे की मेज या अन्य कोई उपकरण लोहे का हम रख दें तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, ये आपने जाना होगा। इसी तरह से भोजन यदि बनाते हैं तो सुबह का बनाया हुआ भोजन गर्मियों के मौसम में शाम में किस प्रकार दुर्गंधयुक्त हो जाता है, खराब हो जाता है, ये सब आप जानते होंगे। तो इन सब में अगर हम देखें तो कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसकी वजह से या तो इनकी अवस्था में परिवर्तन हो गया, अथवा इनकी गंध में परिवर्तन हो गया, अथवा इनके रंग में परिवर्तन हो गया। जैसे कि अगर लोहे की वस्तु में देखें हम तो नम वातावरण में इसमें जंग लग जाती है। दूध को देखें लंबे समय तक रखने पर तो वो फट जाता है, और यदि भोजन है तो उससे लंबे समय तक यदि सुबह से शाम में उससे दुर्गंध आने लगती है, यानी वो खराब हो जाता है। तो बच्चों, ये सब परिवर्तन जो आप देख रहे हैं यही हमारा आज का टॉपिक है जिसको हमें पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो बच्चों पढ़ते हैं हम। आपका अध्याय 1 होगा रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण ये हमारा चैप्टर हुआ, जिसको हम अंग्रेजी में कहेंगे केमिकल, CHEMICAL, केमिकल रिएक्शंस, REACTIONS, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, EQUATIONS, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन। तो जैसा कि आपको प्रारंभ में बताया गया, कोई एक पदार्थ या अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ को जब बनाता है तो इसे हम रासायनिक अभिक्रिया का संपन्न होना कहते हैं। बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसमें एक या अधिक पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण करता है, नए पदार्थों का निर्माण करता है। इसकी पहचान निम्न प्रकार की जाती है।
निम्न प्रकार की जाती है। किसी अभिक्रिया के संपन्न होने की पहचान हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहला पॉइंट होगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब इसका क्या हुआ कि हमने जो पदार्थ लिए हैं उनकी भौतिक अवस्था अलग होगी और जो बने हुए पदार्थ हैं उनकी भौतिक अवस्था दूसरी होगी। दूसरा पॉइंट है रंग या गंध में परिवर्तन। गंध में परिवर्तन। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो पदार्थ हमने लिए थे उनका रंग कुछ अलग हो सकता है, जो बनेंगे उनका रंग कुछ अलग हो सकता है। इसी प्रकार से गंध में भी परिवर्तन हमको मिलेगा, तो हम ये समझ जाएंगे कि कोई न कोई अभिक्रिया संपन्न हुई है। तीसरा पॉइंट देखिए ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन यदि किसी अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन हुआ है तो हम उसको छूकर देखकर बता सकते हैं कि अगर ठंडा महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ताप घटा होगा, और अगर गर्म महसूस हो रहा है तो इसका मतलब है कि ताप में वृद्धि हुई होगी। अब देखिए बच्चों चौथा पॉइंट होगा इसमें गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन देखिए जब किसी अभिक्रिया में कोई गैस निकलेगी तो उसके निकलने में हो सकता है सनसनाहट के साथ निकले, तो हम समझ जाएंगे कि गैस निकली है तो वहां पर अभिक्रिया संपन्न हुई है। और यदि उस गैस में कोई रंग है, रंग का प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो इससे भी हमें अभिक्रिया के संपन्न होने का पता चल जाएगा। तो बच्चों अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे किसी अभिक्रिया के संपन्न होने के। तो उदाहरण में नंबर 1 में हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में संपन्न होने वाली क्रियाएं। और ध्यान रखिए क्रियाएं या अभिक्रियाएं दोनों ही शब्द इनके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, दोनों का अर्थ एक ही है और दोनों को ही अंग्रेजी में हम रिएक्शन कहेंगे। तो बच्चों इस बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्रिया और अभिक्रिया में कोई अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता है इनमें, आप ध्यान रखेंगे अच्छी तरह से। तो दैनिक जीवन में संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं में पहला उदाहरण देख लीजिए आप, सांस लेना। इसमें आप लोग जानते होंगे जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से सांस लेना हम दैनिक जीवन में देखने वाली एक प्रमुख अभिक्रिया है जिसको सब लोग जानते हैं। दूसरा देखिए दही का जमना। दही का जमना तो दूध में यदि हम कोई खट्टा पदार्थ मिला देते हैं तो एक निश्चित समय के पश्चात वह दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, और ये इस वजह से होता है क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ती चली जाती है, जिससे कि वह एक निश्चित समय अंतराल के बाद दही में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा उदाहरण देखते हैं लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना तीसरा उदाहरण है, सब लोगों ने देखा होगा।
कि बरसात के मौसम में जितने भी लोहे की बनी वस्तुओं से पदार्थ होते हैं वे सभी के सभी नम वातावरण में अपने ऊपर एक ऑक्साइड की परत चढ़ा लेते हैं जो कि हल्के बादामी कलर की होती है, और उसमें क्या होता है कि लोहे के ऑक्सीकरण के द्वारा लोहा जंग के रूप में नष्ट होना शुरू हो जाता है। यानी अगर लोहे की मोटाई काफी ज्यादा है तो धीरे धीरे जंग के रूप में वो नष्ट होना शुरू कर देगा। तो ये भी आप लोगों ने देखा हुआ है। और एक उदाहरण और देख लेते हैं, चौथा, भोजन का पाचन। भोजन का पाचन, जो भी भोजन हम ग्रहण करते हैं वह विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं से गुजरता हुआ पूर्णतः पच जाता है और फिर अवशिष्ट के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनको हम लोग दैनिक जीवन में देखते हैं। अब एक ऐसा उदाहरण देख लेते हैं जिसको प्रयोग के आधार पर संपन्न कराते हैं। तो इनको ए पार्ट में लिख लें आप, दैनिक जीवन में संपन्न होने वाली अभिक्रियाएं, और इसके बाद दूसरा उदाहरण और देखते हैं बी पार्ट में। ध्यान दीजिए बच्चों, ये एक छोटा सा प्रयोग है और क्या करना है इसमें हमको, मैग्नीशियम का एक रिबन लेंगे, फीता लेंगे, मैग्नीशियम धातु है, सक्रिय धातु है, उस फीते को रेग माल से रगड़कर साफ कर लेंगे अच्छी तरह से। वो इस वजह से साफ करेंगे ताकि उसमें धूल आदि के कण चिपके हुए न रह जाएं। तो ऐसा होने पर मैग्नीशियम बिल्कुल शुद्ध अवस्था में आ जाएगा। अब उस मैग्नीशियम के फीते को हम जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, बर्नर में जलाएंगे, और जलने के पश्चात जो राख हमको मिलेगी उसको एक वाच गिलास में एकत्रित कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर इस प्रयोग को हम करें तो हम पाएंगे कि जो मैग्नीशियम का फीता जलाया गया है वह श्वेत रंग के राख के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई है। दहन का मतलब होता है, जलाने का मतलब होता है ऑक्सीजन से क्रिया। तो एक ये हमारा उदाहरण हो सकता है, उसको हम लिख लेंगे यहाँ पर, मैग्नीशियम के फीते का वायु में दहन। ठीक है बच्चों, तो इतने आपने उदाहरण जान लिए। ये सब उदाहरण आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। और अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी है कि किसी अभिक्रिया में जो पदार्थ हम मिलाते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं, यानी रिएक्टेंट कहते हैं, और जो पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं उनको हम उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहते हैं। तो भाग लेने वाले पदार्थ हो गए अभिकारक और बनने वाले पदार्थ हो गए उत्पाद। बच्चों, इस जानकारी को नोट हेडिंग के अंतर्गत आप लोग लिखेंगे। अभिकारक, अब अभिकारक का मतलब पहले तो अंग्रेजी लिखने इसकी, रिएक्टेंट्स, REACTANTS, रिएक्टेंट्स, ये कहलाएंगे अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ। और दूसरा हमको ध्यान रखना है उत्पाद, जिनको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स, और ये कहलाएंगे अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ।
ठीक है बच्चों, तो अभिकारक आपने समझ लिया, उत्पाद आपने समझ लिया। तो ये ध्यान रखना है कि जो अभिकारक हैं उनको हम मिलाते हैं और उनकी आपस में अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनते हैं उनका पता हम लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में लगाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप इसको नोट करेंगे अपनी कॉपी में। तो बच्चों अभी अभी आपने रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको समझा। अब आगे पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में, इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। देखिए अभिक्रिया को आपने पढ़ा। अभिक्रिया वो क्या होती है? जिसमें एक या अधिक पदार्थ नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और उसकी पहचान हम कैसे करते हैं? रंग में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन। ठीक है, तो ये हमने अभिक्रिया को जान लिया। अब अभिक्रिया को लिखने का क्या तरीका होगा वो कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो हम कह सकते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को उस रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। इसमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को लिखा जाता है। तो बच्चों नोट करते हैं इस बात को। किसी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त निरूपण को उस रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। इसमें अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखकर रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रकार लिखते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम। अभिकारक 1 प्लस अभिकारक 2। इसके बाद ये तीर लगा देंगे जिसको हम पढ़ेंगे इक्वल्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इक्वल्स। मैं यहां लिख देता हूं इसका मतलब EQUALS, उच्चारण भी लिख देता हूं इक्वल्स। ठीक ढंग से याद रखिए। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं इक्वल्स 2, तो आपको ऐसे नहीं सीखना है। इक्वल्स के बाद 2 नहीं लगाना है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमको कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उससे हमें बचना है। और हमें इसको क्या बोलना है? इक्वल्स बोलना है। अब इसके बाद लिखेंगे हम उत्पाद 1 प्लस उत्पाद 2। देखिए बच्चों, तो अगर हम इस प्रकार लिख देंगे
तो ये कहलाएगा शब्द समीकरण। शब्द समीकरण। और अगर हम इनके सूत्र लिख दें तो हमको मिलेगा सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण कैसे मिलेगा? ये अभिकारकों व उत्पादों के सूत्र लिखने पर, सूत्र लिखने पर हमको ये प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल वही वाला मैग्नीशियम वाला उदाहरण। हाँ तो बच्चों अब हम एग्जाम्पल लेते हैं वही मैग्नीशियम वाला। तो देखिए मैग्नीशियम के फीते के वायु में दहन से मैग्नीशियम ऑक्साइड, हमने प्रोडक्ट का भी यहां जिक्र किया हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनने की अभिक्रिया, बनने की अभिक्रिया का समीकरण, समीकरण शॉर्ट में हमने समी करके बिंदी लगा दी है तो इसका मतलब समीकरण होगा। बच्चों देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे शब्द समीकरण। शब्द समीकरण उसमें क्या करना है, जैसे हमने पहले बताया अभिकारक कौन कौन हो गया इसमें, मैग्नीशियम का फीता है तो मैग्नीशियम हो गया अभिकारक, और वायु में इसको जलाते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन दहन के लिए जिम्मेदार होती है, जलाने के लिए आवश्यक होती है। तो यहाँ वायु की ऑक्सीजन अभिक्रिया में भाग लेगी तो ये दोनों हो गए हमारे अभिकारक, और ये जो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड ये हमारा बन गया उत्पाद यानी प्रोडक्ट। तो हम सब समीकरण लिखेंगे अभी। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम धन वायु ऑब्लिक करके लिख देते हैं इसमें ऑक्सीजन, और इक्वल्स में लिखेंगे हम क्या, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया आपको? अब हम इसका बनाते हैं सूत्र समीकरण। सूत्र समीकरण तो देखिए मैग्नीशियम का प्रतीक या फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम होता है Mg प्लस वायु या ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा जाएगा और वो होगा O2। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, इसको हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमको इस अभिक्रिया का सूत्र समीकरण प्राप्त हुआ। अगर इसको आप देखें तो ये समीकरण अभी संतुलित नहीं है, तो ऐसे समीकरण को जो संतुलित नहीं होता उसको हम कहते हैं ढांचा समीकरण। ढांचा समीकरण, और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है स्केलेटन, SKELTON, स्केलेटन इक्वेशन। इसको हमें संतुलित करके लिखने की आवश्यकता होती है, और वो इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि रासायनिक संयोग के नियम आपने कक्षा 9 में पढ़े थे, और उसमें पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब होता है कि किसी अभिक्रिया में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। तो इस बात को यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को लागू रखने के लिए, बनाए रखने के लिए हमें इस समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। अगर हम इस समीकरण को
संतुलित करके लिखें, संतुलित समीकरण। तो ध्यान दीजिए बच्चों, पहले तो हम इसी को ही उतार लेंगे, Mg प्लस O2 इक्वल्स MgO। अब देखो यहां ऑक्सीजन 2 है और आगे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन यहां पर 1 है। तो बैलेंस करने के लिए एक ये तरीका हो सकता है कि हम O2 में आगे 1/2 का गुणा करते हैं, तो ऑक्सीजन भी 1 हो गया। अब ये पूरा समीकरण आपको संतुलित नजर आ रहा होगा। मैग्नीशियम 1, ऑक्सीजन यहां पर 1 और प्रोडक्ट में भी यानी तीर के बाद भी इक्वल्स में भी 1, दोनों बराबर है। वैसे सामान्यतः इस तरह समीकरणों को ना लिखकर हम पूर्णांक में लिखते हैं, तो क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 2 से गुणा करा देंगे। 2 से गुणा कराने पर तो हमको मिल जाएगा 2Mg प्लस O2 इक्वल्स 2MgO। ठीक है बच्चों, तो ये अभिक्रिया का समीकरण हमको प्राप्त हुआ। इसमें बस एक चीज लिखना बाकी है और वह है भौतिक अवस्था। क्या लिखना बाकी रह गया, भौतिक अवस्था। तो ध्यान दें, मैग्नीशियम का फीता हमने लिया तो आप समझ पा रहे होंगे उसकी अवस्था ठोस होगी, तो हम Mg में यहां ठोस का प्रतीक लिखेंगे और वो होगा S। क्या होगा, S। ऑक्सीजन ये वायु में विद्यमान रहता है, गैसीय अवस्था में रहता है, तो इसको हम लिखेंगे गैसीय अवस्था के प्रतीक G से। और बच्चों उसी प्रयोग में मैंने आपको बताया था कि वाच गिलास में जो सफेद रंग की राख हमको मिलेगी वह ठोस अवस्था में फिर से होगी, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर से हो जाएगा ठोस। तो ये हमारा संतुलित समीकरण हुआ। और ये क्यों संतुलित करके लिखना पड़ता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पुष्टि के लिए लिखना पड़ता है। अब इनमें जो भौतिक अवस्थाएं हैं इनको आप देख पा रहे हैं कि समीकरण में अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखकर रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो इनकी भौतिक अवस्था हमको लिख देनी है। एक बात और बच्चों ध्यान रखेंगे, आप इनका नोटिफिकेशन जान लेंगे कि विभिन्न भौतिक अवस्थाओं के लिए क्या लिखते हैं, और वो होगा नोट में लिख लेंगे बच्चों इसको, भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था और उसका प्रतीक क्या बनेगा। तो देखिए ठोस, ठोस को हम कहते हैं सॉलिड, SOLID, तो इसको हम व्यक्त करेंगे S लिखकर, स्मॉल h लिख देंगे ठोस के लिए। इसके बाद द्रव, द्रव को अंग्रेजी में कहते हैं लिक्विड, LIQUID, और इसके लिए स्मॉल l लिखेंगे प्रतीक के रूप में। इसके बाद तीसरी अवस्था होती है गैस, जिसको लिखते हैं GAS, इसके लिए हम स्मॉल g का प्रतीक प्रयोग करेंगे। इन तीन के अतिरिक्त एक और अवस्था हमको अभिक्रिया में प्रयोग करनी पड़ती है और वह है जलीय विलयन। मैं लिख देता हूं यहां पर जलीय विलयन। जलीय विलयन को हम लिखते हैं एक्वस, AQUOUS, एक्वस सॉल्यूशन, SOLUTION, एक्वस सॉल्यूशन। और इसके लिए प्रतीक लिखा जाता है AQ, स्मॉल a स्मॉल q। ठीक है बच्चों, तो आज आपने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है इसको जाना। इसके साथ ही रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होता है वो कैसे बनाया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसको आपने समझ लिया। और उसमें अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को कैसे लिखते हैं वो भी आपने जाना। भौतिक अवस्थाओं को हम क्रमशः S, G और जो अन्य भौतिक अवस्था मिलेगी L या AQ के रूप में लिखकर व्यक्त करेंगे। तो ठीक है बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।